ओके। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 R.S. अग्रवाल की बुक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले तो आप जो चैप्टर पढ़ के आए वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहली चीज अगर हम समझें तो आप जो पढ़ के आ चुके हो वो लीनियर पॉलिनोमियल आप पढ़ के आ चुके हो, है ना। लीनियर इक्वेशन तो बाद में आता है, पहले क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये आप पढ़ के आ चुके हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनका डिग्री 1 हो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने लिखा ये 2x है ना, ये जो 2x मैंने आपके सामने लिखा है ये कैसा पॉलिनोमियल है? एक लीनियर पॉलिनोमियल। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अगर कोई बायनोमियल लिखना हो लाइक दिस, तो ये भी एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है 2x+1। ये भी कैसा पॉलिनोमियल है? एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है ना। दोनों जगह x की पावर कितनी है? 1। तो जब पावर 1 होती है या मैं कहूँ डिग्री 1 होती है तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? ये आप पढ़ के आए हो, उनको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, है ना। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 2x+3, 3y+5, कोई भी एग्जांपल एटसेट्रा। ये सब एग्जांपल किसके हैं? लीनियर पॉलिनोमियल के। ओके, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। हमें जो पढ़ना है चैप्टर वो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है इसको, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात तो ये है कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल को के आगे इक्वल का साइन लगा दूं और इधर लिख दूं 0, है ना, तो अब ये पहले तो ये लिखा हुआ था लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्योंकि ये इक्वल का साइन आ गया यहाँ पर, इस जगह पर किसका साइन आ गया? इक्वल का साइन। तो अब ये प्यारे बच्चों क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन, है ना। क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। फिर से, जैसे अभी यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 2x+1, ये क्या है? एक तो आंसर है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो अगर मैं इस 2x+1 को इक्वल का साइन लगाकर 0 के इक्वल रख दूं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? तो आंसर है ये बन गई अब सर एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। इस तरह से आप इसको करते हो, तो बिल्कुल आसान है ये सब करना। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है? ओके, नाउ फिर से ये 2x+3 जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? एक लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर इससे सर लीनियर इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? तो आंसर है 2x+3 जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर वहां पर इक्वल का साइन आ जाएगा और उसे इक्वल कर देंगे, किसके इक्वल लिख देंगे? 0 के इक्वल, है ना, तो ये क्या बन गया? एक लीनियर इक्वेशन, है ना। इसी तरह से अब आप समझ रहे होगे कि ये जो जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? लीनियर इक्वेशन के। ओके, तो फिर से जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इक्वल्स टू में 0 ही लिखा हो, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर लिखूं 2x+1 लिखा हुआ है ना, ये किसके इक्वल है? 0 के। तो यहाँ से 2x, ये 1 उधर ले जाकर लिख लो तो -1 आ गया। तो ये भी क्या लिखी हुई है? तो आंसर ये भी एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है ना। और क्योंकि ये जो टर्म, ये जो इक्वेशन है या ये दोनों इक्वेशन है, ये एक ही बात है। तो अगर कभी भी आप ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ 0 ही इक्वल में लिखाओ तभी वो लीनियर इक्वेशन होगा। नो, ऐसा नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है, लेकिन इक्वल्स टू में कुछ और भी लिखा हो सकता है। जैसे ये जो आपके सामने लिखा हुआ है जैसे 2x+3 इक्वल्स टू 0, तो ये 3 अगर हम इधर ले जाकर लिख दें यहाँ पर तो ये -3 बन जाएगा। तो ये भी क्या लिखी हुई है? एक लीनियर इक्वेशन, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं उन लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम क्या कर दें? इक्वल के इक्वल्स टू 0 रख दें, तो क्योंकि वहां पर जब इक्वल का साइन आ गया है तो हमने कहीं ना कहीं उसे इक्वेट कर दिया है, तो अब वो क्या बन चुकी है? एक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है ना। ठीक है, अब दूसरी चीज पर आते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल तो समझ आ गया सर। अब दूसरी बात आती है, मैं फिर से लीनियर पॉलिनोमियल ही लिख रहा हूं एक। ठीक है ना, फिर से क्या लिखने वाला हूं? एक लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल पहले भी तो लिखा था आपने, लेकिन पहले जो लिखे थे उसमें मैंने एक ही वेरिएबल यूज किया था प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो। सिर्फ जैसे यहाँ पर भी x, यहाँ पर x, यहाँ पर x या यहाँ पर y यूज किया, तो लेकिन मैंने एक ही वेरिएबल यूज किया।
अब मैं फिर से लीनियर पॉलिनोमियल लिखने वाला हूं, लेकिन इस बार 2 वेरिएबल को यूज करने वाला हूं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 2x + 3y, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 2x + 3y, ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आंसर है ये लीनियर पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल। ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर से अगर ऐसे लिख दिया जाए जैसे 2t + 3m, ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो यहां पर भी मैंने कितने वेरिएबल यूज किए? एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल, है ना, 2 वेरिएबल यूज किए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, अब लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल से मैं इस कंसेप्ट को अगर आगे बढ़ाऊं, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जगह मैं यहां पर लिखूं लीनियर इक्वेशन। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन को लिखना होता तब क्या होता? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर लिखना हो तो वो तो बिल्कुल आसान है। अब आप समझ गए होगे कि मैं क्या करने वाला हूं, कि जो 2x + 3y जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल। लीनियर क्यों है सर ये? क्योंकि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है उन सबकी पावर कितनी लेकर चल रहा हूँ? 1, है ना। तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, कितने वेरिएबल हैं इस पॉलिनोमियल में? 2 वेरिएबल हैं, x और y। यहाँ पर t और m, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो आप। तो अगर इन्हीं लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल को अगर हम इक्वल्स टू में 0 लिख दें, तो किसी चीज की अगर मैंने इक्वल लिख दिया ये, तो ये अब क्या बन गया? ये अब पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से इसको भी बना सकते हो, जैसे 2t प्लस, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर लिखना हूं 2t + 3m, जरूरी नहीं है इक्वल्स टू 0 लिखाओ, ऐसे यहां पर 5 लिख लिया, तो यहां पर ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों है सर? क्योंकि यहां पर पावर 1 है, ईच वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन। अच्छा, और इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज किए गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है इन 2 वेरिएबल में, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है जैसे 2t + 3m, ये आपने लिखा, और ये जरूरी नहीं है 5 इक्वल्स टू में इधर लिखो, इसको इधर लाकर भी तो लिख सकते हो -5, और इक्वल्स टू में क्या? 0। तो ये भी क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। लेकिन बस ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर इक्वल्स टू में 0 लिखा हो ना, क्या लिखा हो? इक्वल्स टू में 0, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी। तो बोर्ड पर कहां कहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है? तो आंसर है सर, जहां भी आपने इक्वल्स टू में 0 लिखा है, किसी भी इक्वेशन में इक्वल्स टू में 0 लिखा है, वो सब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हमने यहां लिखी थी, तो सर क्योंकि यहां पर इक्वल्स टू में 0 लिखा है ना आपने, तो इसलिए ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी देखो इक्वल्स टू में 0 लिखा है, तो ये भी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ये इक्वेशन भी सर कैसी लिखी हुई है? अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ये इक्वेशन भी सर कैसी लिखी हुई है? अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? आंसर है नो, ये अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के केस में क्या होता है? इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए? 0। अब जैसे एग्जांपल के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर हम बात करें, तो इसमें ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है अपनी? तो आंसर है कि जब भी हमें इक्वल्स टू में 0 दिखाई देगा, तो हम कहेंगे कि वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में है? अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। बाकी दोनों हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही। ओके, अब अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ध्यान से देखें, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखें, तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमें प्यारे बच्चों वहां पर देखने को मिलता है एक वेरिएबल देखने को मिलता है ना। और उस वेरिएबल के आगे कुछ लिखा होता है,
क्या लिखा होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है, वो कोई एक नंबर होता है यहाँ पर। अच्छा, वो नंबर क्या हो सकता है सर? तो आंसर है कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, बस वो जीरो ना हो, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए प्यारे बच्चों? नॉन जीरो। ये बात ध्यान रखोगे, कैसा नंबर होना चाहिए? नॉन जीरो। यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए। बाकी आप जो मर्जी आती है वो लिखो, यहाँ पर -1 लिखो, -2 लिखो, -4 लिखो, +1 +2 +100 +1000 1 लाख, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। लेकिन किससे फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि यहां पर जो नंबर लिखा हो, इस जगह पर जो नंबर लिखा होगा, है ना, ये वाला जो नंबर है हमारा, ये नंबर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हमने यहां पर लिख लिया कि आगे यहां पर कोई एक नॉन जीरो नंबर लिखा होता है। कैसा नंबर? नॉन जीरो नंबर, ठीक है। प्लस और क्या देखने को मिलता है? फिर से हमें एक वेरिएबल देखने को मिलता है। फिर से हमें क्या देखने को मिलता है? एक वेरिएबल, ओके। और उसके आगे भी फिर से क्या लिखा होता है? एक नॉन जीरो वाला नंबर, ठीक है ना, नॉन जीरो नंबर। प्लस, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है माइनस हो, प्लस लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, प्लस में -5, है ना, तो वो एक ही बात है। तो प्लस, और हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर एक नॉन जीरो नंबर, है ना, नॉन जीरो नंबर या कोई कांस्टेंट नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये वाला नंबर नॉन जीरो हो, इसको तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट लिख देता हूँ। क्या देखने को मिलता है? कांस्टेंट नंबर, है ना। यहाँ तो जीरो हो सकता है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड वाला जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर वो जीरो है, प्लस जो यहाँ पर नंबर है ना इस जगह पर, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट इस तरह से, ओके। तो अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझना चाहूँ तो वो किस फॉर्म में होती है, तो मैंने एक तरीका बना लिया। क्या तरीका बना लिया? वो अब मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये ऑब्जर्व किया है कि कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन लिखी होती है इन टू वेरिएबल, तो उसकी खास बात ये होती है कि वहां पर दो वेरिएबल देखने को मिलते हैं। एक तो वहां पर देखने को मिलता है वेरिएबल, है ना, उस वेरिएबल के आगे कोई भी एक कांस्टेंट नंबर लिखा होता है जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसका कुछ नाम दे देते हैं, सपोज करो ए। और फिर से एक नॉन जीरो नंबर होता है यहाँ पर, उसका कुछ नाम दे देते हैं बी। और फिर से वहां पर क्या लिखा होता है? एक वेरिएबल होता है, ओके। और प्लस, और क्या देखने को मिलता है? एक कांस्टेंट चीज देखने को मिलती है। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक जैसे 0 1 2 कुछ भी, और इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरह की फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, जहां पर दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे और दो वहां पर ए बी और सी देखने को मिलेगा, जिसमें से ए और बी ये दोनों ही किसके इक्वल नहीं होने चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो कांस्टेंट है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, वो जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं तो यहीं से मेरी डेफिनेशन बन जाएगी। क्या डेफिनेशन बनेगी वो देख लेते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो आंसर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है इस फॉर्म में। क्या होता है वहां पर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, क्योंकि इक्वल्स टू में जीरो आया ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब इसमें से हम x हमारा क्या है? एक वेरिएबल। y हमारा क्या है? एक वेरिएबल, ठीक है ना, ये दोनों वेरिएबल हैं। और यहां पर a की प्रॉपर्टी क्या है कि a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल। अच्छा, b की क्या प्रॉपर्टी है कि b किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल। और c यहाँ पर एनी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको पता चल गई। और इक्वल टू में जीरो आ रहा है तो ये बात भी आपको समझ आ रही होगी कि ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है बोर्ड पर? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये कैसी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर इतने डिस्कशन से आपको अगर कोई बात समझ आई है तो वो ये कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो कैसा दिखाई देता है। तो आंसर है वो ऐसा दिखाई देता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इस फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन होती हैं उन इक्वेशन को हम क्या कहते हैं?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, पहले उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे आज। और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा RS अग्रवाल की बुक में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4A है, उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए, ध्यान दीजिए कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो, यहां पर कुछ इक्वेशंस हमें गिवन होंगी, उनको हमें कैसा बनाना है, इक्वल्स टू में 0 बनाना है उनके, यानी कि किस फॉर्म में लेकर आना है प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है ना, और वहां पर जो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू है वो भी इंडिकेट करनी है। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल आसानी से कर देंगे, बहुत आसान वाली चीज है ये। और देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या इक्वेशन है गिवन है, वो लिख लेते हैं, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7.5, इस तरह से हमें गिवन है। तो अब क्योंकि मुझे इक्वल्स टू में 0 बनाना है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या बनाना है मुझे, इक्वल्स टू में 0। तो इक्वल्स टू में 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3x प्लस 5y, जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको इधर लेकर आ जाओगे आप, है ना, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस का 7.5 और इक्वल्स टू 0। 7.5 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का हो गया इधर आकर। अब ये आपके पास बन गई इक्वेशन। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू में 0 आ गया है, तो ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ओके, अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, इसको आप कंपैरिजन कराओ, या आप कहें कि इस फॉर्म, किस फॉर्म में आप इसे लेकर आ गए हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आप इसे लेकर आ गए हो। तो यहां से अब आप कंपैरिजन कराकर a b c की वैल्यू बता सकते हो। तो आप देखो, a हमारे लिए क्या है, a की वैल्यू हमारे, a की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। अच्छा, b को कंपेयर कराओ, तो b की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी दिखाई दे रही है, 5, है ना, तो ये यहाँ पर लिख दो कि b की वैल्यू है हमारे लिए 5। इसी तरह से c को कंपैरिजन कराओ, तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7.5 नहीं, माइनस का 7.5, क्योंकि यहाँ तो प्लस का साइन है ना, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का 7.5 लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखो माइनस का 7.5, ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये समझ आ रहा है, बिल्कुल आसान है। तो फिर से जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे सर उसको, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लोगे आप, ठीक है ना, क्वेश्चन को लिख लिया, फिर इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो इधर लेकर आ जाओगे। कांस्टेंट टर्म इधर लेकर आओगे तो इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और इक्वल्स टू में जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है ना, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी तो उसे हम कंपेयर करा देंगे। किससे कंपेयर करा देंगे सर, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कराकर a b और c की वैल्यू बता देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट है मेरे पास 2x माइनस y अपॉन 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये जो क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को तो पहले से 0 के इक्वल उसने गिवन है हमें, तो इसका मतलब यही हमारी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से हमें क्या गिवन है, इक्वल्स टू 0 के गिवन है। अब पहले से इक्वल्स टू 0 के इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है ना, पहले से अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन पहले से ax प्लस by प्लस c के प्लस c इक्वल टू 0 के इक्वल गिवन था, तो ये तो हमारा एक आंसर हो गया। अब जब आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो उसे कंपेयर कराओगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, या मैं कहूँ ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। ओके, तो अब यहाँ से कंपेयर अगर हम कराएं तो a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी और c की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है इसको बताना। देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले a की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, 2। देखो x की जगह तो x है, तो a की जगह क्या है, 2, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 रही होगी। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास। ओके,
अब y की जगह देखो आप, y है, क्लियर है। अच्छा, b की जगह यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? b की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो मुझे दिखाई दे रहा है वहां पर b की जगह माइनस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है ना, तो माइनस का 1/5 इस तरह से, ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/5 इस तरह से। तो जब भी आगे कुछ ना लिखा हो ना, तो यहाँ पर क्या लिख लिया करो? 1 लिख लिया करो। तो ये -1/5 ये आपके पास किसकी वैल्यू रही होगी? b की वैल्यू, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये हो गया b। अब c आप मुझे देखकर बताओ कि c कितना है। तो c भी बिल्कुल आसान है, देखना कैसे बताओगे। देखो, सी को कंपेयर कराओ, सी यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी रही होगी? 6। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस तरह से आप क्या करोगे? इनको कंपैरिजन कराते जाओगे और सॉल्व होते चले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे देखें तो अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्यूशन नंबर थर्ड पार्ट के लिए देखो आप, 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लाना है। तो यहाँ मैं कहूँ इक्वल्स टू में 0 चाहिए मुझे, तो इक्वल्स टू में 0 बना लेते हैं। 3y माइनस 2x, और ये जो 6 है ये इक्वल के इधर लेकर आ जाइए। इक्वल्स टू के जब ये इधर आएगा, है ना, तो कैसा हो जाएगा? तो आंसर है ये अभी प्लस का है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गई फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाने के बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करा दो कि आप किस फॉर्म में लेकर आ गए हो इसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। ओके, अब यहाँ से देखो कंपैरिजन कराओगे तो कंपैरिजन करना आप सीख पा रहे होगे कि देखो a की वैल्यू क्या आएगी? 3, है ना, तो a समझ आ गया आपको क्या रहा होगा। अच्छा, b की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ 2 आएगी क्या? तो आंसर है नो। यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर तो माइनस है, तो इसका मतलब माइनस भी लिया जाएगा, तो माइनस का 2। ठीक है, और इस बात का मीनिंग समझते हो ना आप? जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि -2 लिया जाएगा, तो इस बात का मीनिंग क्या होता है? इस बात का मीनिंग ये होता है कि जैसे यहाँ पर 3y लिखा है, ये जो -2 लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस का 2, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। ऐसे यहाँ पर 6 लिखा है, इसको प्लस और माइनस का 6 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में क्या? 0। अब अगर इसे कंपैरिजन कराया जाए, तो कंपेयर कराने के लिए यहाँ पर x वाला नहीं y वाला लेकर चलेंगे। पहले तो इसको थोड़ा सा मुझे चेंज भी करना पड़ेगा, मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए 6 आप इधर लेकर आ गए, तो ये कैसा हो गया? माइनस का, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद हमें x वाला टर्म आगे चाहिए होता है, तो x वाला टर्म आगे लिख लोगे, माइनस का 2x, ये वाला जो टर्म है माइनस का 2x ये आगे लिख लिया, और ये जो 3y है ये प्लस का है, ये पीछे लिख लो, और माइनस का 6 यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या? 0। अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अब आप कंपैरिजन कराइए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू किससे? 0 से, ठीक है ना। ओके, तो कंपैरिजन कराने पर देखो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। a कंपेयर कराने पर कितना आ जाएगा? -2। b को कंपेयर कराओ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और c को कंपैरिजन कराओ तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये। अब इसी तरह से आप कर सकते हो इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से कैसे करना है। हमें इक्वेशन गिवन है 4x इक्वल्स टू 5y, ठीक है ना, इस तरह से गिवन है। तो 4x इक्वल्स टू 5y ये मैंने यहां लिख लिया। अब इक्वल्स टू में 0 बनाना है, तो 5y को इधर लेकर आ गए, माइनस का 5y इक्वल्स टू में क्या? 0, ठीक है। अब इसको हम क्योंकि इक्वल्स टू में 0 लेकर आ गए हैं, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। कौन सी वाली फॉर्म बन गई प्यारे बच्चों? ये हमारे पास फॉर्म बन गई है
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म, है ना। अब देखो एक चीज है इसमें कि यहाँ पर जो x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन यहाँ पर c वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से चाहो तो वहां पर क्या लिख सकते हो, +0। क्या लिख लो अपनी तरफ से, +0 और इक्वल्स टू में क्या, 0। अब आप कंपेयर कराओगे तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। फिर से यहां से हमने क्या किया था, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो 5y था वो इक्वल्स टू में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया था टर्म। अब हमने सोचा कि यहाँ पर x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट वाला टर्म हमने अपनी तरफ से ऐड करा दिया 0, क्योंकि 0 को ऐड कराने पर इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 0 अपनी तरफ से ऐड करा दिया। ओके, नाउ अब दिस इज, अब ये जो इक्वेशन है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ चुकी है। अब आप इससे कंपेयर करा सकते हो। तो ए की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 4। बी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -5। और सी की वैल्यू यहां पर कितनी मिल जाएगी आपको, 0, ठीक है ना। ये आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। अब इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 5th, उसको दिखा देता हूँ। 5th पार्ट है x/5 माइनस y/6 इक्वल्स टू 1, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले तो x/5, 5th वाला पार्ट है x/5 माइनस y/6 इक्वल्स टू में क्या, 1, है ना। इस तरह से हमारे पास ये कौन सा वाला पार्ट आ गया, 5th वाला पार्ट। ओके, इस 5th वाले पार्ट को सॉल्व करना भी बिल्कुल आसान है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वल्स टू में 0 बनाना है। तो x, अच्छा ये x/5 लिखा है ना, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लिया करो 1/5 ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है ना, तो 1/5 ये अलग लिख लिया करो, माइनस इसी तरह से यहाँ पर भी 1 है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1/6 y, और ये वाला जो 1 है ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 1 इक्वल्स टू में क्या, 0। अब ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी प्यारे बच्चों। कौन सी वाली फॉर्म आ गई, ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कंपेयर करा दो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/6, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। ए की वैल्यू 1/5, बी की वैल्यू -1/6 और सी की वैल्यू कितनी, -1। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, आप समझ आ रहा होगा कि कैसे करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6th वाला पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 5, इस तरह से है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6th पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू, है ना। ये हमें इक्वल्स टू में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इक्वल्स टू में हमें 5 गिवन है। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल्स टू 5। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो लेकर आओ √2x प्लस √3y, और ये वाला 5 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गई कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म। तो अब यहां से कंपैरिजन कराकर ए बी सी को भी इंडिकेट कर दो, तो ए बी और सी इंडिकेट कर दिया। तो यहाँ से ए हमारे पास क्या होगा, √2, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये √3, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -5। इस तरह से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना।
जिसमें आपने देख लिया कि जब भी आपके पास कभी भी कोई इक्वेशन आती है तो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इन सब में आपने क्या चीज देखी है? आपने इन सब में ये देखा है कि हम इक्वल्स टू में क्या बना लेते हैं, जीरो। और इक्वल्स टू में जीरो बनाने के बाद उसे कंपेयर करा देते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो वहां से कंपेयर कराकर हमारे पास ए की, बी की और सी की वैल्यू हमें मिल जाती है। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है और इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1।